थैंक यू। वैसे ये पहले ही कर देना चाहिए था, रिकॉर्डिंग का काफी सेशन तो निकल गया, पर कोई बात नहीं। जब हम यहां से एग्रेशन की तरफ जाएंगे, जब हम चीजें करने के लिए जाएंगे, तो कुछ लोग मुझे कभी निजी क्वेश्चन करते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, शायद उससे कुछ ओपन माइंडेडनेस आए। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आपने शादी नहीं करी, चीजें नहीं करी। शादी यूजुअली देखिए करते क्या है, ये कई पार्ट में से एक पार्ट है, इसको जीवन का अध्याय मत बना लीजिएगा। ये थोड़ा सा निजी है, लेकिन निजी चीजों को अगर मैं ही नहीं शेयर कर सकता अपने परिवार में, तो दूसरा कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे कई ख्यालों में से एक ख्याल ये भी है कि शादी हम किस लिए करते हैं। शादी हम इसलिए भी करते हैं कि चीजों को आगे लेके जा सके, वंश को आगे लेके जा सके, जनरेशन को आगे लेके जा सके। लेकिन कई बार जब मैं सोचता था तो भी मेरे दिमाग में एक डाउट आता था कि यार किस प्रकार की दुनिया में, मतलब मुझे एक सर्टिफिकेट लेना है कि मैं बाप बन गया, मुझे एक सर्टिफिकेट लेना है कि ठीक है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन उस एक सर्टिफिकेट देने की कीमत एक नन्ही सी जान इस ग्रह पे आके चुकाएगी। जब हम लोग इस ग्रह पे आए ना, तब ये प्लेनेट इतना खराब नहीं था, तब हालात इतने खराब नहीं थे। आज ईमानदारी से बात करूं तो एक डर लगता है कि जिस जनसंख्या को या जिस व्यक्ति को या जिस जान को मैं लाने की सोच भी रहा हूं, क्या वो जान हेल्दी बाहर आएगी। क्योंकि पहले के टाइम पे एक्सीडेंटली मिसहैपनिंग्स, मतलब जन्मजात बीमारियां 1% से भी नीचे थी, आज 32 से 33% है। दिल में खौफ है कि ये दुनिया किस लेवल पे पहुंचा दी है, ये कहां है, कि लाते हुए आपको सोचना पड़ रहा है कि यार मैं जिस जिंदगी को जन्म देने का श्रेय लूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे किए पाप को भुगतने के लिए मैं एक और व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं। ये मेरा निजी ख्याल है, इससे अगर किसी को डायरेक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिल पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक निजी ख्याल है जो कौन देता है। मुझे कई बार लगता है कि पानी मुहैया है, मैं आज 30s में हूं, 30 में पानी तो पी पा रहा हूं, ठीक है बहुत महंगा नहीं है, मेरे पूर्वजों को मुफ्त में मिला, मेरे पूर्वजों को दूध भी मुफ्त में मिला, मेरे को 20-30 रुपए लीटर मिल रहा है। मुझे खौफ है कि अगर मैं बच्चा पैदा करूं और वो बच्चा 15-20 साल का होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको 20,000 रुपए लीटर पानी खरीदना पड़े, और वो ना खरीद पाए तो बेचारा क्या ही भुगतेगा। उसका वो ख्याल भी डरा रहा है, ये ऐसा दिमाग में चलता है। हम रोज सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग ये हो गया, समुद्र का स्तर बढ़ गया, डूब गया, आज यहां परेशानी हो गई, कल वहां परेशानी हो गई है, कितने सारे इश्यूज हैं। ऐसे में एक जिंदगी को लाने की जिम्मेदारी उठाएं तो कैसे, थोड़ा सा डरावना होता है। इसलिए अगर इन सब चीजों को सोचें तो मुझे आज भी याद है, एक बार मुझे 8th क्लास में बिल्कुल वो मोमेंट याद है, फ्रीज कर सकता हूं मैं। मेरा साइंस का लेक्चर चल रहा था और मैं किसी टीचर को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन 98 की बात है और मेरे को बिल्कुल ऐसे एकदम क्लियर ऐसा लगता, अभी 5 सेकंड पहले की बात है, मुझे याद है। हमारा साइंस टीचर मेरे को सिखा रहा था कि साइंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। साइंस जो है वो प्रश्नों की बात है, प्रश्न करिए। तो उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया और वो मेरे दिमाग में घुस गया, मैंने वो क्वेश्चन किया भी, क्योंकि मैं बताता हूं कि मैं अच्छा स्टूडेंट था तो चीजें फॉलो करना पसंद करता था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर पेरेंट्स का इज्जत भी करना है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से था और लॉर्ड मैकले क्या पढ़ा सकते थे हमारे को, तो उन्होंने कहा कि अगर माँ बाप को क्वेश्चन है, माँ बाप बोलते हैं हमारी इज्जत करो, तो क्वेश्चन करिए उनको कि क्यों इज्जत करें। साइंस का जो जन्म है वो क्वेश्चन से होता है। लंबे टाइम तक ये प्रश्न मेरे जीवन में बने रहे, बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन करा और आंसर नहीं कर पाए तो पथ भ्रष्ट भी हो गए। एक लंबे टाइम के बाद चीज समझ में आई तो मुझे पता लगा कि माँ बाप के पास ना लॉजिक्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने संस्कार का नाम दे दीजिए, किसी भी चीज का नाम दे दीजिए, अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को, जेन्युइनिटी को, अपने प्रिंसिपल्स को संस्कारों के नाम पे फॉरवर्ड करते चले। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी जनरेशन, जिन्होंने वो डेवलप की थी शायद वो जनरेशन 25-30 जनरेशन पीछे थी, उनको लॉजिक्स भी पता थे, उन्हें रीजंस भी पता थे कि ये क्यों करा। लेकिन हमारी जनरेशन तक आते आते वो फेलोशिप में आ गए, फॉलोवरशिप में आ गए, और उन्हें लॉजिक्स नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये सब ठीक है, ये कायदा है, ये कानून है, ये प्रिंसिपल है, ये उन्हें क्लियर पता था। हमारी जनरेशन के साथ एक और समस्या है, लॉजिक्स हमारे पास भी नहीं है और हमारे पास वो जेन्युइनिटी और वो हेरिटेज नहीं बची है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसको निभाने के लिए हमारे को बिजनेस करना पड़ेगा, अगली जनरेशन को बचाना है, तो
तो बिजनेस करना पड़ेगा हमारे को कुछ साल, और ऑर्गेनिक भी मिला, कुछ साल पानी फ्री भी मिला, हम अगली जनरेशन को ये नहीं छोड़ पाएंगे। तो इस सबको बचाने के लिए दारुश यूनाइन के हर एसोसिएट को लवर की भूमिका से निकल के डूअर की भूमिका में आना पड़ेगा, एग्रेसिव बिजनेस करना पड़ेगा और बहुत सारा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए टेक्नोलॉजी में एक बड़ा चेंज हम लोगों ने अभी कर दिया है। इस चीज को करने के लिए इस महीने नवंबर में कंपनी अपना ऐप भी लॉन्च कर रही है। इसी महीने मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नहीं होगा उससे पहले हम लोग आपको एंड्रॉइड, आप कोशिश एप्पल की भी करेंगे, अदरवाइज अगले महीने, इस महीने हम आपको एंड्रॉइड ऐप भी दे देंगे, आप लोगों का एफिलिएट का लिंक भी दे देंगे, प्रोडक्ट्स के शायद एफिलिएट लिंक्स भी दे देंगे। उसके बाद चीजों को इजियर करने के लिए रेगुलरली अब से एग्रेशन दिखाते हुए, अब तक जो चीजें पर्दे के पीछे कर रहे थे और हम इंटरनल बता रहे थे, अब हम रेगुलर ट्रेनिंग्स के थ्रू एक्सपोज भी करेंगे। अब वो सारी क्लिनिकल स्टडी जिनको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता हार्मफुल केमिकल से रिलेटेड, वो सारी बुक्स हम लाइव वीडियोस आके रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोडक्ट दर प्रोडक्ट, चीज दर चीज, ऑर्गेनिक दर ऑर्गेनिक, सर्टिफिकेट दर सर्टिफिकेट, कंप्लायंसेस दर कंप्लायंसेस, अब सब कुछ एक्सपोज होगा। अब किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पे गलत चीज को प्रमोट करने के लिए कोई स्पेस दारुश यूनाइन एटलीस्ट अब नहीं देगी। अब रेगुलर हर चीज का एक्सपोजर चलेगा, हर चीज की क्लिनिकल स्टडीज, ट्रायल्स जब से अब हम लाइव करेंगे तो हम ऑन पेपर्स लेके बैठना स्टार्ट करेंगे। एक साल हमने लोगों को दे दिया, एक साल उन्हें हमें समझ लेना चाहिए था, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ चाहिए थी, हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ पाली। ये सब एक प्लानिंग और एक बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि हमने कितनी बेंच स्ट्रेंथ के बाद ये मोर्चा खोलना है। ये ना कोई मजबूरी थी, ना ये कोई ठंडापना था, ना ये हमारा कैरेक्टर था, बस एक बेंच स्ट्रेंथ का इंतजार था। और 2022 ओपन होगा और हम एक बहुत ही डायनेमिक स्टेप्स के साथ 2022 को टोटली फुल्ली एग्रेशन के साथ सोशल मीडिया पे, बाकी सब चीजों पे बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेजेस के थ्रू हिंदुस्तान के एक एक शिक्षित व्यक्ति को उतना शिक्षित करना चालू कर देंगे कि उस बिजनेस की चपेट में बाकी हर कंपनी का 2 दर्जे का घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट उधड़ने लगेगा। अब दारुश यूनाइन अपनी बात नहीं करेगी, थर्ड पार्टी साइंटिस्ट, थर्ड पार्टी डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के क्लिनिकल रिसर्चेस चीजों को सामने रख के देन दारुश यूनाइन विल टॉक कि कैसे आज तक एक आम कंज्यूमर को लगभग हर इंडस्ट्री लूटती आ रही है। कुछ कंपनी जो हमारे कॉम्पिटिटर होने का दावा कर रही थी वो भी अब बैक फुट पे ऑटो मोड के अंदर जाएंगे। कंपैरिजन बहुत हो गया, टैबुइंग बहुत हो गई है, अब वक्त है रेथ को फेस करने का डायरेक्टली 1-on-1। उन लोगों को लगा होगा शायद हम किसी डर में थे, शायद हम करना नहीं चाह रहे हैं, शायद हम चुपचाप ही चलाना चाह रहे हैं, वो सब एक बेंच स्ट्रेंथ की बात थी। बेंच स्ट्रेंथ अब हमारे पास है। अब मैसेज एक एक जाएगा तो पूरे देश में जाएगा और 2 से 3 महीने बाद हम उसको सुपर एग्रेसिव कर देंगे। हिंदुस्तान के घर घर तक, जन जन तक, कन कन तक हम प्रोडक्ट की वो एजुकेशन पहुंचा देंगे जो अब तक हमारे डीप लीडर्स को मिल रही है। डायरेक्ट लाइव सेशंस अब होंगे। अब तक हिडन सेशंस हुए दारुश यूनाइन ट्रेनिंग्स पे, हमने बात करी है बहुत ज्यादा, अभी हमने बातचीत करी है तो जूम मीटिंग्स में अपने लोगों से ज्यादा बात करी है, लेकिन अब ओपन मंच को भी अगले 3 महीने के बाद डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। अब अपने रिजल्ट्स को भी हम डायरेक्टली एग्रेसिवली प्रमोट करने जा रहे हैं। आज तक उन लोगों को एक चीज समझ नहीं आई थी, अब तक हम लोगों ने जिस चीज पे काम किया वो समझ नहीं पाए कि टेस्टिमनीज, आज आप लोगों को एक और जिम्मेदारी निभानी है कि अपने टेस्टिमनीज को कलेक्ट करिए। दारुश यूनाइन के लिए को लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, एग्रेशन, जाना, बोल देना, दावे करना, ना हम लोगों का पुराना पैटर्न था, ना आज है, ना होगा। हम जब बात करेंगे तो स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ बात करेंगे। हम लोगों को अपने टेस्टिमनीज को चाहे व्हाट्सएप पे लीजिए, चाहे कैसे भी करिए, और उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी अप्लायंस के माध्यम से कंपनी तक पहुंचाइए।
कारण मैं बताता हूं। एक मेरी किसी व्यक्ति से बातचीत चल रही थी, तो उसने कहा कि मैं आप लोगों का मार्केटिंग कॉम्पनसेशन प्लान जानना चाहता हूं। तो मैंने कहा सर जानना ही है तो हमारे प्रोजेक्ट को जानिए, हमारी प्रोडक्ट रेंज को जानिए, हमारी आइडियोलॉजी को जानिए। तो उस व्यक्ति ने कहा सर प्रोडक्ट वगैरह तो बाद में जान लेंगे, कि यही है 99% लोगों का, मंद बुद्धि लोगों का धर्म ही केवल एक है। मैं अब इस चीज को कई कॉन्सेप्ट से जोड़ के आपको क्लियर करूंगा। तो मैंने कहा उनको पूरा जानिए, देन कॉम्पनसेशन प्लान को भी जानिए। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं 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 सर, एमएलएम मतलब कॉम्पनसेशन सर, खाली कॉम्पनसेशन। तो मैंने कहा सर मैं किसी बचाव में ये बात नहीं बोल रहा हूं। द रीजनिंग कॉम्पनसेशन प्लान आज भी अभी भी इंडस्ट्री का नंबर 1 कॉम्पनसेशन प्लान है, बेस्ट कॉम्पनसेशन कर रहा है। हम किसी बचाव में नहीं बोल रहे, हम आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को समझिए, हमारे प्रोजेक्ट को ओनरशिप लीजिए और चीजों को ढंग से करिए। ये मैंने उनको बोला। फिर मैंने उनको एक एग्जांपल दिया। मैंने कहा सर आप चाहते हैं कि एमएलएम से केवल कॉम्पनसेशन प्लान से पैसा आए। समझदार नेटवर्कर जानता है कि केवल कॉम्पनसेशन प्लान से पैसा नहीं आता। आपने एक अच्छे कॉम्पनसेशन प्लान में जुड़ गए, पैसा नहीं आएगा। अगर उस अच्छे कॉम्पनसेशन प्लान में बड़ा टर्नओवर ही ना हो तो पेमेंट्स आएंगे ही नहीं। मैंने उन्हें समझाया कि एग्जांपल समझिएगा सर, आप क्या कह रहे हैं कि मुझे अपनी बाल्टी का साइज दिखा दीजिए, मैं कुएं से जिस बाल्टी से पानी खींचूंगा उस बाल्टी के साइज के आधार पे मैं ये बता दूंगा कि इस प्यासे की प्यास मिट पाएगी या नहीं मिट पाएगी। तो मैंने उनको बोला कि सर बाल्टी के साइज से प्यास के मिटने का कोई लेना देना नहीं है। पहली शर्त यह है कि जिस कुएं में आप अपनी बाल्टी डालने जा रहे हैं उस कुएं में भी पानी की मौजूदगी होनी चाहिए, और उसमें भी ये डिसाइड करेगा कि पानी में, कुएं में पानी अभी कितना है और रेगुलरली सप्लाई है या नहीं है। क्योंकि आपका जो गांव बसेगा, जो शहर बसेगा, अब इसी कुएं के आजू बाजू बसेगा। अब कल आप नए कुएं का चुनाव नहीं कर सकते। और अगर आज इस कुएं में पानी की बाल्टी डाल के पानी निकल भी रहा है और अगर अगले 1 साल 2 साल 5 साल में ये कुआं अपना पानी खत्म कर बैठा तो फिर बाल्टी का साइज इससे 10 गुना भी रहेगा तो भी आपकी प्यास नहीं मिटेगी, आप आधे रास्ते भटक जाएंगे। तब तक आप अपना पूरा गांव और शहर और मोहल्ला जोड़ चुके होंगे, लेकिन सब प्यासे मर रहे हैं। यही कारण था जिसके कारण इंडस्ट्री का साइज बड़ा आज तक नहीं हो पाया था। अब इस फैक्ट्स को मैं कैसे बोलता हूं? सबसे बड़ी बात यह है कि कुएं में पानी होना चाहिए, इसका मतलब कंपनी के पास वो प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए जिसका टर्नओवर बनेगा। अगर कंपनी के पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ की मार्केट का प्रोडक्ट ही नहीं है, उसके कुएं के पानी के आकार का है ही नहीं, तो पानी बाल्टी कितने भी साइज की रही हो, जब कुएं में पानी ही नहीं है तो निकालेंगे कहां से? अगर प्रोडक्ट रेंज के बस की टर्नओवर करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है तो आप टर्नओवर में से प्रॉफिट निकालोगे कैसे? प्रॉफिट टर्नओवर से निकलेगा, लेकिन टर्नओवर करने के लिए रेंज नहीं है। सेकेंडरी थिंग, कुएं में पानी खत्म हो गया, इसका क्या मतलब है? कुएं में पानी तब तक रहेगा जब तक प्रोडक्ट में रिजल्ट आता रहेगा, क्योंकि जैसे ग्राउंड वाटर की सप्लाई है, अगर ग्राउंड वाटर है तो कुएं में से लगातार पानी आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो ही रेगुलर सेल होगी, तो ही नए कंज्यूमर जुड़ेंगे। जितना नया कंज्यूमर जुड़ता जाएगा वो अथाह सागर है जहां से पानी की उपलब्धता होगी। अगर आपके पास प्रोडक्ट में रिजल्ट ही नहीं है तो आप वो बेवकूफ हैं जो खाली कॉम्पनसेशन प्लान के सहारे कंपनी कर रहे हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बार किसी व्यक्ति को कहा, डू यू वांट टू बी रिच और डू यू वांट टू बी हैप्पी? आप अमीर बनना चाहते हैं या खुशी पाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं? एक व्यक्ति ने कहा मैं खुश रहना चाहता हूं, दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं अमीर बनना चाहता हूं, तीसरे व्यक्ति ने कहा मैं एक खुश अमीर बनना चाहता हूं। दोनों क्यों नहीं? हमारे रेशनल माइंड ना कभी ये सोच ही नहीं पाते कि जब हमें कोई बोलता बता क्या चाहिए, खुशी चाहिए कि पैसा, तो 99% बेवकूफ कोई खुशी चुनता है, कोई पैसा चुनता है। ये दोनों ही व्यक्ति बेवकूफ है, खुशी चुनने वाले भी, पैसा चुनने वाले। समझदार वो है जो ये चुनता है
कि मैं खुशहाल अमीरी चुनना चाहता हूं। सेम इसी एग्जाम्पल पे बेवकूफ नेटवर्कर क्या चुनता था? सर मुझे तो कॉम्पनसेशन प्लान चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। अरे मुझे ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान चाहिए, ऐसी बाल्टी चाहिए जिसका साइज बढ़िया हो, मजबूत हो, वेट में कम हो, इजिली कुएं में डाली जा सके, ढेर सारा पानी निकाला जा सके, मैं एफर्ट करूं तो ऐसी बाल्टी भी चाहिए। साथ में मुझे ऐसा कुआं भी जरूर चाहिए जिसमें लगातार पानी बना रहे, और मुझे ऐसे प्रोडक्ट भी चाहिए जो मेरे साथ टीम बन के खुद को मल्टीप्लाई करे, मुझे ऐसी टीम भी चाहिए जो मेरे साथ ग्रो करे, और मुझे एक ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान भी चाहिए कि जब प्रोडक्ट अपना काम करे, मेरी टीम अपना काम करे और मैं अपना काम करूं, और जब बड़ा टर्नओवर हो तो मैं बड़ी पेमेंट ले सकूं। लेकिन 99% लोगों को मोटिवेशन की मीठी कैंडी दी जाती है, लॉलीपॉप दिया जाता है जिसका नाम है मोटिवेट, MOTIVATE। मोटिवेशन करना अच्छा है, लेकिन मोटिवेशन करना तब बहुत ही शानदार है जब किसी प्रोजेक्ट पे लोगों की भलाई के लिए मोटिवेट किया जा रहा हो। लेकिन मोटिवेशन नाम का लॉलीपॉप डाल के लोगों को बता दिया जाता है, अरे तुम्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट का क्या करना है, लोग तो सस्ता खरीदते हैं। लोग वो खरीदते हैं सर जो उनकी पॉकेट अलाउ करती है। और सॉरी टू से, लेकिन जिस कदर सस्ते की कल्पना हम करते हैं, तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी, हमारे देश में भी केवल 33% लोग ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, और हिंदुस्तान के उन 33% लोगों के लिए गवर्नमेंट अच्छा सोचती है। बीपीएल परिवारों के लिए उनकी अपने विचार हैं। जो हमें काम करना है उसमें हमें यह मैंडेट करना पड़ेगा कि हम बाकी के 67% लोगों के लिए शानदार प्रोडक्ट मुहैया कराएं। सबसे सस्ता जूते का सबसे बड़ा मार्केट नहीं है सर, सबसे बढ़िया जूतों का एक्शन से लेके रीबॉक, नाइकी की मार्केट है। हम में से ध्यान दीजिएगा, आप में से इस समय भी जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, वो सबसे सस्ता जूता नहीं पहन के बैठा, वो सबसे सस्ता बनियान नहीं पहन के बैठा, वो सबसे सस्ती शर्ट नहीं पहन के बैठा हुआ है, वो सबसे सस्ता फोन नहीं लेके बैठा हुआ मार्केट का, वो मुझे सबसे सस्ते मोबाइल पे नहीं सुन रहा है, सबसे सस्ती लीड लगा के नहीं सुन रहा है, सबसे सस्ते टीवी को नहीं देख रहा है, सबसे सस्ते पंखे के नीचे नहीं बैठा हुआ है। सबसे सस्ता व्यापार का आधार और माध्यम कभी था ही नहीं। जब हकीकत यह है कि जब आप एक्शन का जूता डालते हैं, सस्तों से थोड़ा सा ऊपर वो जूता भी डालते हैं, तो एक्शन का जूता डालने वाला आदमी पहला ख्वाब और पहली बात अपने मन से एक ही बोलता है कि बेटा मेरे जेब में पैसा आने दे। जो एक्शन का जूता उसको दौड़ लगाने में मदद कर रहा है, उसके प्रति भी उस व्यक्ति की कृतज्ञता क्या है, आज मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा और यहां से एग्रेशन की नींव रखेंगे। वो व्यक्ति बोलता है कि आज तो तू मेरे भागने में मदद कर रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रख, मैं एक दिन भागूंगा भागूंगा और इतना तेज भागूंगा ना कि मैं भागता भागता एडिडास, रीबॉक, नाइकी तक पहुंच जाऊंगा। और इस भागने में शुरुआत का योगदान तो तेरा होगा, लेकिन बेटा एक दिन जिस दिन मेरी जेब में पैसा होगा, पहली गारंटी ये है कि एक्शन का जूता तो मैं अपने नौकर को भी नहीं पहनने दूंगा। आई वॉन्ट टू बी दैट रिच कि मेरा नौकर भी नाइकी पहनेगा। सोच के देखिए कि एक आदमी के सफर की शुरुआत एक्शन ने करी, लेकिन आदमी का ख्वाब क्या है कि एक दिन इतना पैसा कमाना है कि मेरा नौकर भी नाइकी पहनेगा। हम उस देश में हैं तो वहां पे सबसे सस्ते का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कभी वर्क ही नहीं किया गया। ये मोटिवेशन का एक मीठा लॉलीपॉप था जो चलता था। कॉन्सेप्ट जिंदगी में जो कामयाब हुआ है 100%, वो होता है मोस्ट इकोनॉमिकल का। पहले सुपर क्वालिटी दीजिए और उस सुपर क्वालिटी का सबसे बेहतरीन प्राइस दीजिए। यही किसी बिजनेस की सफलता का मूल मंत्र था। हर बड़े बिजनेस वर्ग ने, हर बड़ी कंपनी ने यही करा है। बल्कि कुछ कंपनीज तो वो भी कामयाब रही जिन्होंने केवल क्वालिटी दे दी, सस्ता नहीं भी दिया, तो भी वो वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 कंपनी बने। लेकिन आज तक कभी भी वर्ल्ड की पहली 10 कुर्सियों पे वो कंपनी नहीं बैठी। आज अपने आप से सवाल करिएगा, जो उस कैटेगरी का सबसे सस्ता माल बेचती हो, अपनी इंडस्ट्री के पहले 100 नामों में भी वो नाम नहीं मिलेगा जो अपनी इंडस्ट्री का सबसे सस्ता चीज बेच के पैदा। हमेशा मिलेगा तो हमें वो मिलेगा जो अपनी कंपनी का, अपनी इंडस्ट्री का बेहतरीन सही दाम पे बेच के या महंगा बेच के सबसे क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आओ। तो आज अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अमीर बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं, तो हमें यह भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री में है
वहां पे हम टॉप पे बैठे। आज हम लोगों का किडनी सिरप है तो हम इंडिया के टॉप रिजल्ट के साथ कंपीट कर सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे हम किडनी स्टोन को कंपीट कर सकते हैं, हम एंटी एजिंग सॉल्यूशन में कंपीट कर सकते हैं, हम लिवर सिरप में कंपीट करने की हालत में है, हम बाकी प्रोडक्ट्स में, एंटी एजिंग में, अंडर आई जेल में, इन सब चीजों में हम वर्ल्ड की टॉप फर्म्स को कंपीट कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब इस एग्रेशन का मतलब क्या होगा? दारुशनाइन ने आपको कुआं भी मुहैया कराया, बाल्टी भी अच्छी दी। कुछ बेवकूफ खाली बाल्टी का साइज देख के मूर्ख बन गए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि अगर कुएं का साइज नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, प्यास बेटा मिटने की नहीं है, बाल्टी के साइज से प्यास नहीं मिटा करती, कुएं में निरंतर पानी चाहिए और उसके लिए रिजल्ट्स चाहिए। और आज हम प्राउडली अनाउंस करते हैं कि आज कोई भी हमारा एसोसिएट जानता है कि हमारी टक्कर के और हमारे प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स पूरे बाजार में किसी प्रोडक्ट के नहीं है। अब हमें एग्रेशन करना है, तो किस प्रकार का एग्रेशन? आज के सेशन के बाद मोटिवेट होकर कई लोग एग्रेसिव हो जाएंगे। उस एग्रेशन का मतलब समझ लीजिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी कॉम्पिटिटर को भी जलील करना, स्पेशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को गाली देना, ये एग्रेशन नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। इस चीज को समझिएगा। आप इतने एग्रेसिव मत हो जाइए कि किसी को कुछ गलत लिख के सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप उसको गलत नहीं लिख रहे हैं, आप अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं 24 घंटे। तो आप एग्रेसिव रहिए, लेकिन सौम्य एग्रेसिव रहिए। ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाना है कि फ्रस्ट्रेशन दिखने लग जाए। हमको बेईमानी नहीं करनी है, हमको ईमानदार बनना है, हमको पेशेंस लूज नहीं करनी है, हमें धैर्यवान रहते हुए एग्रेशन करना है। जब आदमी एग्रेसिव हो जाता है ना, तो वह क्या करता, 3 महीने में चेक चाहिए, 6 महीने में मेरे को लाखपति बनना है, 1 साल में मेरे को 10 लाख कमाने हैं। ये एग्रेशन नहीं है, ये भी एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन है। दिस इज नॉट एग्रेशन। मतलब आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं, आप तार्किक बात नहीं करके बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये साइन है फ्रस्ट्रेशन का, ना कि एग्रेशन का। आवाज ऊंची करके किसी से बात नहीं करनी है, झूठे क्लेम नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे नहीं कर रहे हैं जैसी बाकी कंपनीज कर रही हैं। वो सोच के ये दिखा रही है कि हम एग्रेसिव हैं, लेकिन वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड है। तो डिसऑनेस्टी, डिसरिस्पेक्ट, पेशेंस लूज करना, एंगर, गुस्से में आ जाना, फॉल्स क्लेम्स करना, ये सब एग्रेशन नहीं शो करेगा, ये फ्रस्ट्रेशन शो कर देगा। तो एक विनम्र एग्रेशन चाहिए होगा यहां से। तो एग्रेसिव जब दिखे, अप्रोच जब हो, तो वो अप्रोच सिंपल रखनी पड़ेगी। आप हर जगह अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हो, जब भी आप अपने चरित्र का प्रदर्शन करें तो हमेशा श्रेष्ठतम और उत्तम करिएगा। हल्का प्रदर्शन मत करिए अपने किरदार का। आपने अपने चरित्र का प्रदर्शन हल्का करा, आपका बिजनेस हल्का हो जाएगा, मोमेंटम हल्का हो जाएगा। अब बात करेंगे बिना पैसे के बिजनेस बूस्ट करने की। अब मैं आता हूं एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे। छोटी छोटी चीजें मैं कई बताऊंगा, फेस वैल्यू के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। अब लास्ट के 15-20 मिनट रह गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। हम एग्रेसिव जाएंगे तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया था 200 बिजनेस हब्स का, कि हम अपने बिजनेस हब्स डेवलप करेंगे। जैसे हमने दिल्ली में एक बिजनेस हब डेवलप किया, मेरठ में हम बिजनेस हब डेवलप कर रहे हैं, रोहतक एक अच्छा बिजनेस हब हम डेवलप करने जा रहे हैं, अलीगढ़ से विनोद जी ने शुरुआत करी है। बिजनेस हब का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हर एक शहर के अंदर एक 50 से लेके 100-150 की गैदरिंग का एक हॉल, सब लोग मिलके जो भी उस एरिया की लीडरशिप है, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत छोटे अमाउंट्स को आपस में मिला के एक हॉल ले लिया जाए, जहां पे एक मार्ट भी हो, जहां पे हम हर वीकली मीटिंग करके अपना वेन्यू चला सके। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जिसको बड़ा व्यापार करना है, जिसको छोटा व्यापार करना, उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बड़ा व्यापार कर सकें, इसलिए हर एक जगह पे बिजनेस हब खोलने की, जहां जो मजबूत लीडरशिप है, जो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकती है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकती है। सरल तो बिजनेस एबीसीडी, व्यक्ति को बता के प्रोडक्ट दे के ज्वाइन कराना है। जब वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट तो अच्छा, मैं काम कर सकता हूं, तो उसको हर हफ्ते एक मीटिंग में लेके जाना है। मीटिंग में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, वो भी दूसरे लोगों को रेफर करना स्टार्ट करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ती है एक मीडियम की, एक माध्यम की, एक बिजनेस हब की, जहां पर हर वीक हम जो काम कर रहे हैं वो लोग इकट्ठे हो सके।
एक एरिया में 25 से 30 लोगों को ज्वाइन करवा और उस एरिया में एक बिजनेस हब डाल दिया, जहां हर वीक हम अपने कॉन्सेप्ट के, अपने प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सके, बात कर सके, मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली हो। हर वीक में मीटिंग हो रही है, लोग मिल रहे हैं और टीम बढ़ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली होगी। अगर ज्यादा कैलकुलेशन कंपटीशंस लगाएंगे तो फंस जाएंगे। और जब तक हम एक बिजनेस हब खड़ा नहीं करते हैं अपने शहर में, अपने एरिया में, जब तक हम अपनी टेरिटरी को मार्क नहीं करते हैं, तब तक बड़ा बिजनेस निकलेगा भी नहीं। इस बिजनेस हब में हम चाहें तो आज तक नेटवर्करों ने लाखों की टीम पैदा करी है सर। जो पुराने नेटवर्कर हैं और जो नए बच्चे हैं, मुझे प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा। हम लोगों ने लाखों लाख रुपए बचाया है, लेकिन लाखों लाख रुपए परिवार को नहीं बचवा पाए, सेविंग नहीं कर पाए, उनसे एसेट खड़ी नहीं कर पाए। टीमों में डेवलप करने में ही डेवलपमेंट फंड के तौर पे वो ज्यादातर पैसा निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि कोई भी पौधा कहीं लगाया, हर जगह डेवलप करने के लिए हमने निजी जिम्मेदारी ले ली। मैंने एक टीम खोली भोपाल में, मैं जाऊंगा। मैंने एक खोली लखीमपुर में, मैं जाऊंगा। मैंने खोल दी जम्मू कश्मीर में, मैं जाऊंगा। मैंने एक बंदा ज्वाइन करा दिया आसाम से, तो मैं जा रहा हूँ। गुवाहाटी मैं जा रहा हूँ, बेंगलोर मैं जा रहा हूँ, मुंबई मैं जा रहा हूँ। हर नेटवर्कर पूरे इंडिया में नेटवर्क चलाना चाहता है, एक एक पौधा सब जगह लगा देता है, और एक पौधे का पालन पोषण करने में जो पिछले पौधों से फ्रूट्स आ रहे होते हैं, वो भी हमारे खर्च होने चालू हो जाते हैं। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमें परिवारवाद अपनाना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक टीचर बड़े सारी लकड़ियां लेके पहुंचे, और जब वो लकड़ियां लेकर पहुंच गए तो सब बच्चों को दिया, बोला एक एक करके लकड़ी तोड़ दो। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नई कहानी है, किसी ने नहीं सुनी होगी। उन्होंने कहा ये लो, एक एक लकड़ी लीजिए और एक एक लकड़ी लेके तोड़ दीजिए। सभी छोटे बच्चों ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। उस मास्टर जी ने गट्ठा दिया और झुंड बना दिया, 10, 12, 15 लकड़ी साथ में बांध दी। उनको एक धागे से, मजबूत से लकड़ियों को एक करके बांध दिया, और अब उन बच्चों को बोला तो वो लकड़ियां नहीं तोड़ पाए। मास्टर जी ने ज्ञान दिया कि एकता में शक्ति होती है। ये बिल्कुल नई कहानी है, और बहुत सारे बेवकूफ बोल रहे होंगे कि ये कहानी तो हमने पहले सुनी थी। अगर आपने कहानी पहले सुनी है तो फिर भूल क्यों गए? एकता में शक्ति होती है। विश्वास नहीं है इस बात पे, या इस एग्जाम्पल के बाद भी जिसको दूसरी क्लास के बच्चे समझ लेते हैं, हम अभी भी समझना नहीं चाह रहे। हम अभी भी कोई नई शिक्षा, कोई नया आधार चाहते हैं। एकता में शक्ति होती है, परिवारवाद चाहिए, एकजुट होना पड़ेगा। कैसी विडंबना है कि आपकी अपलाइन को, आपकी टीम के बारे में कोई बाहर का बंदा बोल देता है कि यार मैंने तेरी अपलाइन के बारे में ऐसे सुना, और आप अपनी अपलाइन की बुराई कर देते हैं, या अपनी टीम के अपने बच्चों की बुराई कर देते हैं, और आप सोच रहे एक बार बाहर वाला अंदर आए। अरे वो कभी भी अंदर नहीं आएगा आपके साथ। उसे पता है कि जो इसके साथ है ये उन्हीं का सगा नहीं है, किसी का क्या सगा होगा। अगर आप किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ परिवार नहीं दिखा रहे, मेरे ताऊ जी हम एक बात बोलते थे, हम घर में ज्वाइंट फैमिली में थे, 5 भाई थे, तो मेरे ताऊ जी बोलते थे घर पे आके एक दूसरे का सर फोड़ दीजिए, गोली भी मार दोगे तो चलेगा, लेकिन पांचों भाई जब गली में निकलो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलना। मैं आज तक वो बात नहीं भूल पाया, और हम भाइयों ने इसको दिल से फॉलो भी किया और उसके रिजल्ट भी मिले। और मैंने जिंदगी में जब नेटवर्क में इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया कि अपनी टीमों में किसी की बुराई नहीं करनी, बाहर वाले से तो सुननी भी नहीं है। मतलब एक मैसेज क्लियर रहा कि मेरी टीम के बारे में या मेरे अपनों के बारे में कोई बाहर बुराई नहीं कर सकता। शायद मेरी सफलता का कारण भी है। लेकिन 99% लोग तो आज आपस में ही बुराइयां करने में लगे हुए हैं, और फिर लकड़ी एक तोड़ दी और झुंड नहीं टूटेगा, ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। बेवकूफी है। अगर आपको अपने लिए पैसा बचाना है तो समझिए आपको करना क्या है। दिल्ली शहर में कोई भी व्यक्ति बिजनेस हब चला रहा है, दिल्ली की टीम बिजनेस हब चला रही है, तो दिल्ली की टीम सबको आमंत्रित करती है कि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति दिल्ली में हो तो ज्वाइन कराइए दिल्ली के व्यक्ति को, और दिल्ली के हर वीक के सिस्टम में पहुंचा दीजिए। आपके लगाए हुए पौधे को खाद पानी दिल्ली टीम के वेन्यू से मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाली कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति किस टीम से है, किस अपलाइन से है और कैसे सुन रहा है। उसको वहां पे पूर्णतः पूरी ईमानदारी से खाद पानी दिया जाएगा, और उस पौधे को स्थानांतरित भी नहीं करा जाएगा। ये पहली भूमिका है, ये बड़ी
क्रूशियल भूमिका है। दिल्ली में हमने इसकी नींव रखी थी, वहीं पे मार्ट था, बच्चे डेवलप कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनमें बचपना नहीं है, उम्र कम है, बच्चे हैं नेटवर्क के, लेकिन बचपना नहीं है। मैं कुछ ऐसों से भी मिलता हूं जिनकी उम्र बहुत हो गई, तजुर्बा बहुत हो गया, और इतना तजुर्बा हो गया कि बचपना इतना ज्यादा आ गया और मैच्योरिटी गायब हो गई। लेकिन वहीं पे दिल्ली के बच्चों ने किया, परिवारवाद बसाया हमने। मुझे कई लोगों ने कहा कि दिल्ली टीम इतनी ग्रोथ कैसे कर रही है, आप कुछ बताइए, सीक्रेट बताइए। तो मैंने कहा उन बच्चों में परिवारवाद है, वो एक दूसरे के सगे हैं, आप उनको एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप उनके अंदर एक सामंजस्य देखेंगे, अपनापन देखेंगे। आज मैं लाइव एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं। जब हमने हयात किया तकरीबन 200-250 लोग हयात के बाद उन्होंने स्टे बैक किया था सर। अगले दिन वो लोग दिल्ली ऑफिस विजिट करने के लिए आए, और जब दिल्ली ऑफिस विजिट करने के लिए आए तो बहुत से लोगों को वहां पर 250 के आसपास लोगों को दिल्ली के बच्चों ने खाना खिलाया अपनी पॉकेट से। हर बंदे को बुला बुला के लंच करवाया। ज्यादातर लोगों को ये लगा कि वो शायद कंपनी ने फैसिलिटेट किया, दारुशनाई ने फैसिलिटेट किया है, लेकिन आज मैं लाइव आप लोगों को बता रहा हूं कि वो सारा फैसिलिटेशन केवल दिल्ली के 15-20 यंगस्टर्स की टीम ने किया था। चाहे वो खरीद के लाए, चाहे घर से बनवा के लाए, लेकिन जितना लंच आप लोगों ने किया, जो ऋणी आप रहे वो उनके रहे। और उसका एक बड़ा सिंपल सा कारण था, उन लोगों ने कहा कि आज हमारे परिवार के सदस्य पूरे इंडिया से हमारे शहर में आए हुए हैं, यहाँ पर ये कहाँ खाना ढूंढेंगे, कैसे खाना ढूंढेंगे, तकलीफ होगी, तो ये हमारे शहर में हमारा परिवार आया हुआ था। तो परिवारवाद की जिम्मेदारी उन लोगों ने निभाई और छोटे छोटे बच्चों ने निभाई। तो वो परिवारवाद का एक एग्जाम्पल था। लेकिन इस परिवारवाद को करने के लिए दिल्ली टीमों को जब हमने वेन्यू स्टार्ट किया तो पहली एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि पूरी ईमानदारी से पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। अब मैं लास्ट में क्रक्स पे आ रहा हूं, ये मीटिंग क्यों रखी थी। पूरी ईमानदारी से, पूरी कोशिश से ये पूरी चीजें रखी जाएंगी। और एक चीज करनी पड़ेगी बेटा, दिल्ली को बिजनेस डेवलप करना है। दिल्ली में किसका बिजनेस डेवलप होगा ये नहीं है, हम सब मिलके पूरे दिल्ली के कोने कोने तक, घर घर तक पहुंचाएंगे दारुशनाइन को। कोई हमें कहीं जोड़ के दे दे, हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा केंद्र, हमारा सेंटर दिल्ली रहेगा, ना कि आती हुई एक दूसरे की टीम रहेगी। इस विश्वास के साथ वीडियो बना बना के हमने सबको मैसेज दिया कि अगर दिल्ली को संडे के इवेंट में किसी को भेजना तो भेजिए। पहली बिजनेस हब थी जब बाहर के बैठे हुए आदमी, 2 व्यक्ति दिल्ली में जोड़ रहे हैं, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से बिजनेस ले रहे हैं, उस पर एक्सपेंस नहीं हो रहा। सोचिए अगर पूरे भारत में हम 200 बिजनेस हब बना लेते हैं, तो उस 200 बिजनेस हब के अंदर अगर उसी जगह का लोकल लीडर हर संडे प्रेजेंटेशन करने लगे, हर सैटरडे संडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होने लग जाएंगी, तो किसी व्यक्ति को अपना शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। केवल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हब में अपने व्यक्ति भेज दीजिए और एक व्यक्ति एक जगह बैठ के 200 शहरों में भी बिजनेस डेवलप कर पाएगा, 200 शहरों से कमा पाएगा और खर्चा ना के बराबर। आप 5 लाख कमाएंगे, लेकिन खर्चे के तौर पे 4.5 लाख नहीं जाएंगे कि आप इस बार फील्ड करने वहां गए। अपनी मर्जी से आप कहीं पर भी जाएंगे। लेकिन अगर 200 सेंटर आपके ईमानदार खड़े हैं, आपको पता है यार मैं आज भोपाल खोल लूंगा, मैं आज रोहतक सेंटर खोल रहा हूं, मेरठ पे भेज दूंगा, तो मुझे सिर्फ एक सेंटर का एड्रेस देना है, मेरा बच्चा वहां डेवलप हो जाएगा और उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये पहली शर्त थी। और इस बिजनेस हब को जो भी लीडर डेवलप करेगा, उसको, उसकी टीम को मैंने दिल्ली में मोटिव दिया था कि आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चों, दूसरों की 100 गलतियां माफ करनी पड़ेगी, खुद की एक भी गलती माफी के काबिल नहीं है। अगर किसी से कुछ गलती हो जाए, टीम का इधर उधर हो जाए, तो 100 माफ कर दो, अपनी एक भी माफ मत करना, तुम मत करना। इसी एक सिद्धांत पे दिल्ली का वेन्यू खड़ा हो पाया और सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। 30 लोगों से खड़ा वेन्यू 2 महीने के अंदर 200-250 की गैदरिंग पे हर हफ्ते पहुंचने लग गया। सोचिए अगर हर शहर, 200 शहर हम डेवलप कर दें। आज दारुशनाइन की बेंच स्ट्रेंथ में कम से कम 100 परिपक्व मैच्योर्ड लीडर हैं, और 100 परिपक्व मैच्योर्ड लीडर अगर अपने अपने शहर को ईमानदारी से डेवलप करें, सर आप एक शहर डेवलप करेंगे, बाकी 199 लीडर सर आपके लिए 199 शहर डेवलप करेंगे। आप ईमानदारी के साथ अपने शहर में अपने भाइयों को, अपने परिवार को ये सुरक्षा दीजिए
कि मैं आपके लोगों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होने दूंगा और हम ईमानदारी के साथ 1 बाय 1 सेंटर डेवलप करेंगे सर। एक आदमी कल को दारिश नाइन में केवल एक वजह से जुड़ जाएगा कि दारिश नाइन में जाते ही आप एक दिन में 200 शहरों में ज्वाइनिंग उठा के दे दोगे तो आपका नेटवर्क 3 से 6 महीने में 5 से 6 लाख के चेक पे पहुंच जाएगा। हमें अपनी लीडरशिप नहीं सर, हमें अपना वेन्यू खड़ा करना है जिस वेन्यू को पूरी दारिश नाइन यूज कर सके, मेरा पूरा परिवार यूज कर सके, मेरा हर व्यक्ति यूज कर सके, ताकि मैं अपने शहर में कहीं ना आने जाने के छोटे से खर्चे पे अपने शहर का वेन्यू खड़ा कर दूंगा। हर एक लीडर अपने अपने शहर के वेन्यू खड़े करने लग गया तो हर लीडर की पॉकेट में पैसा बचेगा भी, चलेगा भी, कमाएंगे भी और समाज नाज भी करेगा। लेकिन जब तक हम ये कर पाने में कामयाब नहीं होंगे, हम अगर कमा भी लेंगे तो उससे ज्यादा पैसा टीमों पे लगा देंगे और हमें ये समझनी पड़ेगी दारिश नाइन एक परिवार ऐसे ही नहीं है, हमें परिवारवाद की सोच को पैदा करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज अच्छी है सर, इस लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं मैं बिजनेस हब के टॉपिक को और सीरियस बात करेंगे। इस चीज के लिए मैं अभी आया था, ये सारी बातें इस चीज के कंक्लूजन के लिए हुई है, इस परिवारवाद की भूमिका को जन्म देने के लिए। और मैं इस परिवार के लिए बहुत सीरियस हूं और मैं चाहता हूं हर दारिश नाइन व्यक्ति सीरियस रहे। इस परिवारवाद की भूमिका को, इस विचार को अगर कोई चीज चोट पहुंचा सकती है तो वो एकमात्र चीज है क्रॉस स्पॉन्सरिंग, यानी दारिश नाइन टीम के ही किसी के व्यक्ति को कहीं पर और जोड़ देना, कुछ लालच देके, कुछ बहका के, कुछ करके, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति किसी के साथ काम स्टार्ट कर गया और आपके मन में कोई बुरा विचार आया और आपने उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ कैसे भी करके अपने साथ स्टार्ट करा लिया। ये मुद्दा आज मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक दो केसेस ऐसे आ गए थे जिनका टर्मिनेशन कल या परसों वेबसाइट पे दिख जाएगा। जिन लोगों ने किया था तो दे आर गेटिंग टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी। क्रॉस स्पॉन्सरिंग को लेके दारिश नाइन अपने हर मुद्दे में सबसे सीरियस है। आज इस पे आने का विचार भी मेरा लाइव ये था कि मैं एक मैसेज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। दारिश नाइन में शायद हम सैकड़ों गलती आपकी माफ कर देंगे, लेकिन गलती से भी अगर क्रॉस स्पॉन्सरिंग किसी ने करी और कोई भी उसमें इंडल्ज पाया गया, किसी भी कद का हो, किसी भी पद का हो, किसी की शय पे हो, किसी भी विचार से हो, किसी भी तरीके से हो, वो बचेगा नहीं। अगर आपके दिमाग में कहीं से भी कुछ भी गलती से भी कैसा भी विचार है इस बारे में, उस विचार को तुरंत 100% शिद्दत के साथ तुरंत त्याग दीजिए। और अगर आप गलती से भी किसी ऐसे पाप में लीन रहे हैं, उसका जितना जल्दी हो सकता है इमीडिएटली बेसिस पे सुधार कर लीजिए। किसी भी हालत में ये चीज माफ नहीं की जाएगी। ये दारिश नाइन इसको अक्षम्य अपराध के तौर पे देखती है। ये गलती नहीं है, ये अपराध है और ये अक्षम्य अपराध है। मतलब एक सेकंड के लिए भी ये थॉट मत लेके आइएगा कि मेरा कोई कद है, मेरा पद है, मैं कर सकता हूं। किसी को भी इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। आपने प्रोस्पेक्टिंग की है, एक आदमी की बात 100 से चल रही है, उसको हम नहीं बोलते, लेकिन अगर एक बार आईडी लग गई तो वो आईडी लग गई। और दारिश नाइन परिवार में से ही किसी व्यक्ति ने अगर परिवार के व्यक्ति के साथ छेड़खानी करी तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। और क्रॉस स्पॉन्सरिंग को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हम एक टेक्निकल स्टेप भी उठाने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर दारिश नाइन अपनी वेबसाइट पर एक ऑप्शन लेके आ रही है, सर्टिफाई योरसेल्फ। कोई भी व्यक्ति जो अपनी केवाईसी दे चुका है, परचेज कर चुका है, वो अब से अपने आप को सर्टिफाई कराएगा। और आप जिस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, आप उसको बोलेंगे कि आप सर्टिफाई करिए और वो उस व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल से होगा। उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे कंपनी की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसको वो ओटीपी दर्ज कराना पड़ेगा अपनी साइट पे और ये पुराने सभी जुड़े हुए लोगों को भी दोबारा से करना पड़ेगा। आपको अपने आप को सर्टिफाई करना पड़ेगा और अपनी टीम को भी सर्टिफाई करवाइएगा।
एक बार वो ओटीपी अगर किसी ने डाल दिया, और वो मोबाइल नंबर का प्रूफ हम लेंगे जब भी ऐसा कुछ केस होगा कि ये मोबाइल नंबर इसी व्यक्ति का था, वो परमानेंटली कंपनी के लॉग में आ जाएगा कि कौन सा नंबर सर्टिफाई किया गया था, उसका बिल उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। अगर ये एक बार सर्टिफाई हो गया तो आपका कोई भी तर्क और कुतर्क उस ज्वाइनिंग पे काम नहीं करेगा। अगर व्यक्ति ने एक बार अपने आप को सर्टिफाई कर दिया उस टीम में काम करने के लिए, तो वो सर्टिफाई हो गया, उसके बाद उस पे कोई भी क्लेम किसी भी प्रकार का किसी और का नहीं होगा। और किसी लालचवश, किसी भी वश अगर कोई लीडर इंडल्ज मिलता है कि उसने क्रॉस स्पॉन्सरिंग करने में भूमिका निभाई है, ऐसी किसी सिचुएशंस के अंदर भी आप बख्शे नहीं जाएंगे। वो नई ज्वाइनिंग तो जाएगी ही जाएगी, साथ में वो लीडर भी जाएगा जिसका रोल पाया जाएगा। तो क्रॉस स्पॉन्सरिंग का कोई भी विचार आपके दिमाग में कहीं से भी है, उसको 100% त्याग दीजिएगा। क्रॉस है, लाइव रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जो मेरी उस पर डल जाएगी। अपनी स्टेटमेंट से बैकआउट करना हम लोगों को आता नहीं है, तो गंभीर से भी गंभीर परिणाम होंगे। तो इसलिए सक्सेसफुल 200 बिजनेस हब पैदा करने के लिए, अपने लोगों का पैसा बचाने के लिए, ताकि उनके पैसे का उपभोग उनका परिवार कर सके, जिसके लिए वो दिन रात लड़े, जिस परिवार ने सेक्रीफाइस किया वो परिवार भी उस मेहनत का स्वाद चख सके, इस नियत के साथ हम क्रॉस स्पॉन्सरिंग के नियम को लागू करते हैं। और अगर किसी अपलाइन डाउनलाइन में कोई भी डिफरेंसेस हो तो वो कंपनी की ऑफिशियल साइट पे ईमेल डालकर कंपनी को बीच में लेके, जैसे तलाक का प्रोसेस चलता है वो तलाक के प्रोसेस को कंटिन्यू करा जाएगा, कंपनी को मीडियोकर बनाया जाएगा। अगर जरूरी लगा 2% 5% केस में अगर कहीं कुछ जरूरी लगा तो तलाक हो सकता है, लेकिन शादीशुदा लड़की भगाई नहीं जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जगह दारिश 9 में नहीं है। जो बंधन बंध चुका वो बंधन बंध चुका। अब बिना तलाक के वो बंधन खोल देना अक्षम्य भारतीय कानून के तहत अपराध माना जाएगा और कंपनी के अंदर दोनों का ही निष्कासन कर दिया जाएगा। भागी हुई लड़की और भगाने वाले का दोनों की कोई जगह सिस्टम में नहीं है, ये हम बहुत क्लियरली बता देना चाहते हैं। ये सारी चीजें बताने के पीछे रीजन यही था कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग नाम की कोई भी तर्क किसी भी आधार पे मान्य नहीं होगा। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कंपनी के सामने लेके आए, info@darij9.com पे आप अपनी बात रखें, फिर कंपनी कुछ फैसला करेगी तो उस पर आपकी सुनवाई होगी। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से किसी भी दारिज 9 परिवार के सदस्य का अहित नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते हैं, हाथ नहीं डाल सकते हैं। हम खोद के ढूंढ के आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और उसका प्रॉपर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आज यही बात करनी थी। 200 बिजनेस हब हम बनाएंगे, कैसे वो बिजनेस हब बनेंगे और कैसे हम करेंगे, इसकी फिलोसफी हम लेके जल्दी ही शेयर करेंगे अपने चैनल पे, अपने लाइव में, जूम्स पे। जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं अगले हफ्ते, इस हफ्ते भी 1-2 प्रोग्राम उन पे करेंगे। ये सब ग्रोथ के लिए चलता रहेगा। लेकिन आज की जूम मीटिंग का सेशन का वजह यही थी कि 200 बिजनेस हब और परिवार का पैसा बचाने के लिए दारिज 9 बहुत सीरियस है, और इस सीरियसनेस में आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप ईमानदारी से अपनी टीम को डेवलप करें, अपनी कंपनी को डेवलप करें, अपने मिशन को डेवलप करें, अपने पूरे परिवार के डेवलपमेंट की कल्पना करें, बड़ा सोचें और छोटी सोच पे बिल्कुल ना उतरें। छोटी सोच ब्रैकेट क्रॉस स्पॉन्सरिंग ब्रैकेट है, छोटी सोच बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि छोटे पेड़ों की जगह नहीं है दारिश 9 के अंदर, तो हम उनको रखेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो बहुत बुरा मान सकता है मेरी बात का। और जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी ईमानदारी से आप इस परिवार को सींचने में, समझने में, साथ रखने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड ब्लेसिंग्स। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो लिख सकता है, 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आप सब लोगों से विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सब देख रहे हैं सर, आप मेरे पीछे ही आ रहे हो। चलिए सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, मेरे पास बोलने को और कुछ नहीं है।
थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं इसी हफ्ते में 2-3 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन। जाने दो आवाज को, हम कौन सा गलत बात